स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले जो आज सब युवाओं के लिए संदेश दिया था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक ना रुको। भैया अगर जानना चाहेंगे कि पंचायत और संसद ज़्यादा मुश्किल किसका काम है? अब हमारे तो नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी मैं मानता हूँ, उनके अलावा मैं किसी को सेलिब्रिटी मानता नहीं हूँ। युवाओं का प्रवेश, जिस दिन युवा आगे आया बिल्कुल राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। आज अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री की कुर्सी से पीछे खींचते हैं, तो आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी जी कितना बड़ा और विस्तृत परिवार को लेकर रिप्रेजेंट करते हैं। भारत उनका परिवार है और मैं नरेंद्र मोदी जी को आदर्श मानता हूं। बिल्कुल। गांधी जी या सरदार पटेल? गांव की राजनीति या शहर की राजनीति? तो के साथ ही रहा हूँ। मैं हॉस्टल में भी रहता था तो मैं अकेले खाना नहीं खाता था। या आज भी है, मैं बाहर हूँ या कहीं चल रहा हूँ, मेरे साथ दोस्त रहते हैं। भैया एक स्टोरी आपसे सुनना चाहेंगे, कोई एक ऐसी इमोशनल स्टोरी जो आप किसी गरीब के साथ या किसी के साथ आप मिले हों तो आपको लगा हो कि इस आदमी के साथ मिलने पे एक भाव दिखा है, एक उसके अंदर एक इमोशंस दिखे। वो कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई युवा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमारे जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत जुड़ रहे हैं, राघवेंद्र प्रताप जी, जो कि हरचंदपुर प्रथम से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और इनका एक एनजीओ भी चलता है। तो स्वागत करते हैं सर का। स्वागत है राघवेंद्र भैया आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये पढ़ाई छोड़ के राजनीति में उतरना और ये एक जो सेवा भाव से आप निकले हैं, ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? नहीं, देखिए पढ़ाई तो छोड़ी ही नहीं जी, पढ़ाई तो सतत चलती रही। बिल्कुल। ये था कि विश्वविद्यालय परिवार से जुड़ाव हुआ, छात्र के हितों के लिए लड़ना हुआ और वहीं से राजनीतिक शुरुआत भी हो गई। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस से एलएलबी कर रहा था। ओके। देन वहाँ पे कई ऐसे आंदोलन हुए छात्रों के लिए, छात्र संघ के लिए। वहीं से एक राजनीतिक रुचि उठी कि ऐसी कई समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे आसपास भी रहती है, तो वहीं से एक राजनीतिक रुचि उठी और सेवा भाव उठा। भैया अगर आप अपने जिला पंचायत के बारे में थोड़ा सा बताना चाहें। मेरा जिला पंचायत क्षेत्र आप रायबरेली से जब करीब 17 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे लखनऊ की तरफ, तो कन्हट गांव है दतौली, वहाँ से चालू होता है और वहाँ से होते हुए सताऊं क्षेत्र में आता है। हरचंदपुर विधानसभा है हमारी, वहीं का एक क्षेत्र लगता है। करीब 16 गांव है हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में और लगभग 50,000 वोटर है। ओके भैया, ये राजनीतिक करियर आपका कैसे स्टार्ट हुआ? ये किस सन से आपने राजनीति में उतरना स्टार्ट कर दिया था? राजनीतिक करियर क्या है कि कोविड आया। ओके। और मैं उस टाइम 5वें सेमेस्टर में था विश्वविद्यालय कैंपस में जी। तो कोविड के पीरियड में जब लोग परेशान थे, अचानक से इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश में आई थी, जहाँ पे सारे देश परेशान थे, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी कि लाखों लोग मर रहे थे। उस टाइम पे जब लोग अपने अपने घर को आ रहे थे तो सारी दुकानें बंद थी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और यहाँ तक ये स्थिति थी कि पीने के पानी की बोतल तक नहीं मिल रही थी, बिस्किट नहीं मिल रहे थे, सारी दुकानें बंद थी। उस टाइम पे जब लोगों को परेशान मैंने देखा तो मैंने सोचा, अपनी टीम से मैंने बात की, अपने 4-5 मित्र यार थे, मैंने कहा यार कुछ किया जाए। ऐसे हाथ में हाथ धर के दिन भर घर पे बैठेंगे, रोज सुबह पेपर पढ़ते हैं कि इतने लोग खत्म हो गए, इतने लोग भूख से मर रहे, तो कुछ किया जाए। तो वहीं पे हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोगों ने सोचा कि चलो भोजन बांटते हैं। काफ़ी दूर से, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, हमारे रायबरेली के बहुत से लोग बाहर पलायन करते हैं, बाहर काम करते हैं जी। तो उनके लिए हम लोगों ने रोज़ पर डे 600 से 700 पैकेट भोजन। और छोटे बच्चों के लिए बिस्किट की, कहीं दूर जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा है तो बिस्किट खा के वो अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो वहीं से एक सेवा भाव जागृत हुआ और आगे तो भैया आप जिला पंचायत कब लड़े थे, किस सन में? जिला पंचायत में 2021 में लड़ा था। ओके जी, 2021 में जब कोविड की दूसरी वेव आई थी उस टाइम पे जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था। क्योंकि एक मोड़ आता है कि जब बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं उसके बाद भी हमको उसका रिजल्ट नहीं शो होता है। फिलहाल अभी असफल तो हुआ नहीं हूँ, पहला चुनाव था और मैं जीत गया हूँ, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, पर यह है कि लोगों से मिलिए, लोगों के बीच रहिए, जनता के दुख सुख में साथ खड़े रहिए, बिल्कुल, शायद ही आप असफल होंगे। भैया जानना चाहेंगे कि जब आपने शिक्षा स्टार्ट किया तो ऐसे कई दोस्त रहे होंगे जिन्होंने आपका सपोर्ट किया? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो बताऊं, मैं जो भी हूं अपने दोस्तों की वजह से ही हूं, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। ओके। और हमारे चाचा जी लोकल में थोड़ा बहुत राजनीति करते थे पर कोई राजनीतिक पद उनके पास भी नहीं था। और पिताजी हमारी नौकरी करते थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे दोस्तों ने ही मुझे सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया और आज भी उन्हीं का
एक प्रकार से कहिए कि साथी है, कि मैं अभी भी पूरी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोस्त और मित्र बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा भैया। जिला पंचायत का काम और जनता के लिए योगदान, पंचायत सदस्य के रूप में आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं भैया। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन जिम्मेदारियों के साथ आप कभी हटेंगे नहीं पीछे? फिलहाल तो प्रयास ये रहता है कि ये जो जिम्मेदारियां हैं ये हम लोगों का कार्य है। जी। हम जनता के पास गए, जनता से मैंने वादा किया, जनता से मैंने वोट मांगा है, तो अगर वोट मांगा, उनके दरवाजे हमने हाथ जोड़ के कहा है कि आप हमें चुनिए, हम आपके काम आएंगे, तो वो काम करना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, क्योंकि जनता आपके दरवाजे नहीं है, आप जनता के दरवाजे गए थे, आपने वोट मांगा है। तो मैं सारे जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूँगा कि आपने वोट मांगा है तो आप कार्य करके रखिए, जनता आपको कभी निराश नहीं होने देगी। भैया जानना चाहेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं? मैं युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। और भैया ये आपको पदवी कैसे मिली? ये पदवी श्रीमान हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे रामदेव पाल जी, और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री निखिल पांडे जी, उन्होंने हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण देखे और मुझे जिला उपाध्यक्ष रखा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि दोनों अध्यक्षों के साथ मैंने कार्य किया। भैया क्या कभी ऐसा लगा कि जिला उपाध्यक्ष बनने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं? बिल्कुल बढ़ती है। जैसे कि जिला उपाध्यक्ष है कि जिले का पद होता है और युवाओं का पद था, पार्टी के लिए भी कार्य करना था और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना था। तो 6 विधानसभा आती हैं हमारे जिले के अंतर्गत, तो उन 6 विधानसभा में पार्टी से युवाओं को जोड़ने का मैंने सतत प्रयास किया अपने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में। भैया जानना चाहेंगे कि आपने भी बोला कि युवाओं का आपको साथ मिला, भैया युवाओं का राजनीति में आना ये क्या देश के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो कहना चाहूँगा, जो कि ये देश आज भी, भारत देश में सबसे अधिक संख्या युवाओं की है, और युवा हर फील्ड में आगे है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो क्रिकेट का क्षेत्र हो, या किसी भी खेल का क्षेत्र हो, या फिर आप विज्ञान के क्षेत्र में चले जाइए, युवा हर जगह आगे है। और जब युवा राजनीति में आएगा तो नई बदलाव होंगे, नई चीजें होंगी और नई सोच होगी। तो मैं तो अपने सारे युवा साथियों से कहूँगा कि आप आगे आइए, राजनीतिक क्षेत्र को भी पकड़िए, और जब राजनीतिक क्षेत्र में आप मजबूती से आगे आएंगे तो निश्चय ही राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। भैया जानना चाहेंगे, ग्रामीण विकास और पंचायत की चुनौतियाँ, पंचायत स्तर पर सबसे बड़ी चुनौतियाँ आपने क्या अनुभव किया आज तक? चुनौतियाँ ये रहती हैं कि जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उनको ग्रामीण अंचल में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है, जो कि जैसे कई सारी योजनाएं होती हैं जो अब आज की डेट में ऑनलाइन हो चुकी हैं, परंतु अभी भी गांव में शिक्षा का अभाव कह सकते हैं या टेक्नोलॉजी का अभाव कह सकते हैं कि अभी उनको जानकारी नहीं मिल पाती। तो सबसे बड़ी चुनौतियाँ तो यही होती है कि हम लोगों के पास, अभी मैं हर 3 को कैंप लगाता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, तो बुजुर्ग महिलाएं आती तो साहब वहाँ पेंशन कैसे आई, हमारा आवाज़ कैसे हुई, पर सरकार ने सब कुछ इतना सरल कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, परंतु उनको जानकारी का अभाव रहता है क्षेत्र में लोगों को, तो जानकारी का अभाव सबसे बड़ी जटिलता रहती है हमारे लिए। अच्छा भैया जानना चाहेंगे कि इस समस्या का समाधान के लिए आप कौन सा कदम उठा रहे हैं? मैं लगातार, आप कभी भी आइएगा, स्वागत है आपका हमारे घर पे। मैं अपने घर के गेट पे ही हमने करीब 8 बैनर लगा रखे हैं। उससे वृद्धावस्था पेंशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और विकलांग पेंशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आवास के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उत्तराधिकार के लिए क्या क्या, मतलब इस तरह की जितनी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब को मैंने बना के जितने डॉक्यूमेंट उसके साथ लगने हैं मैंने अपने घर के गेट पे चिपका रखे हैं, जिससे लोग आए, लोग पढ़ें और उसको सीखें। बिल्कुल भैया, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता क्या कदम उठाए जाने चाहिए? भ्रष्टाचार की बात कही तो मैं कहना चाहूँगा, अभी आपने देखा कि कल ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक IAS है अभिषेक सर, उनको कल ही उन्होंने सस्पेंड किया है। तो भ्रष्टाचार के मामले में तो जो सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है, और मुझे निश्चित ही भरोसा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। भैया अगर जानना चाहें कि अभी आपने बताया योगी जी के बारे में, ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो आप उनसे लेना चाहेंगे? महाराज जी से प्रेरणा है कि एक संत के साथ साथ वो एक बहुत ही बड़े प्रदेश को लीड कर रहे हैं, और उस जो क्षमता, नेतृत्व क्षमता उनके अंदर है, वो मुझे शायद ही किसी अन्य नेता में मिलती है प्रदेश के। और आपने कभी देखा होगा कि जब महाराज जी का हमारे जनता दरबार लगता है योगी आदित्यनाथ जी का, तो जो शिकायत लेके जाते हैं, कोई बड़े नेता की तरह वो स्वयं नहीं सीट पे बैठे रहती है, बल्कि जो शिकायत लेके जाता है वो कुर्सी पे बैठे रहता है, और हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं एक एक शिकायतकर्ता के पास जाके और उनकी एप्लीकेशन लेके तुरंत निस्तारण करते हैं। तो इससे ही उनके एक महान व्यक्तित्व की परिकल्पना जो होती है वो समझ में आती है कि योगी आदित्यनाथ जी कितने महान व्यक्तित्व के हैं। भैया भारत के प्रधानमंत्री के बारे में?
वो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आप सभी जान रहे हैं कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर संपूर्ण भारत देश ने विश्वास किया है। और शायद ही अभी कुछ दिनों के बाद नरेंद्र मोदी जी सबसे ज़्यादा भारत देश के जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है उस इतिहास को भी दोहरा लेंगे। तो उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, वो अपने आप में भारत के सबसे बड़े नेता हैं। भैया, आप कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर भी हैं। जी जी, ये होना आपके लिए एक अनुभव की बात है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सहकारिता से युवाओं का जुड़ाव बहुत कम है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हूं और जिले की किसानों की ये सबसे बड़ी संस्था होती है जी। और जिस तरह से हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता एक अलग विभाग बना के अमित शाह जी के हाथ में सहकारिता विभाग का मंत्रालय सौंपा है और जिस तरह से सहकारिता आज ग्रामीण अंचल में गांव-गांव पहुंच चुकी है, बीपैक्स की सोसाइटियों से युवाओं को व्यवसाय मिल रहा है। मैंने अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को और श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में सहकारिता गांव-गांव जन जन तक पहुंच रहा है और उसकी मैं भी एक अंतिम पीढ़ी का सिपाही हूं। मैं भी उस सहकारिता आंदोलन में अपना एक छोटा सा योगदान दे पा रहा हूं। मैं भी कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हूं। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं। भैया, जानना चाहेंगे कि आप बैसवारा सेवा संस्था के अध्यक्ष हैं। ये एनजीओ और ये संस्था आपने कब स्टार्ट किया? बैसवारा सेवा संस्थान एनजीओ ये हमारे पिताजी का था और उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा था। पिताजी ने बहुत पहले बनाया था, पर वो नौकरी पेशा वाले व्यक्ति थे तो कोई कारण से कोविड के टाइम पे जब हम लोगों ने सोचा क्या कैसे करना है तो उस टाइम पे ये हुआ कि चलो अपने पास एक एनजीओ रखा है, इसको स्टार्ट करते हैं, इसी के माध्यम से लोगों तक कार्य पहुंचेगा। क्योंकि टीम बहुत बड़ी थी, बिल्कुल 15-20 लोग थे तो सबके नाम से कार्य करते तो नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने उस टीम को बैसवारा सेवा संस्थान के नाम से प्रचलित किया और उसी के माध्यम से लगातार कार्य होते हैं। कई ऐसे कार्य अगर आप इजाज़त दें तो मैं बताऊँ। बिल्कुल, आप बता सकते हैं। हमारे एनजीओ ने सबसे पहले जो कार्य किया कि हम लोगों ने भरे कोविड में लगातार 60 दिनों तक निःशुल्क 700 से 800 पैकेट भोजन बांटे, लोगों को बिस्किट दिए। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे यहाँ जिला अस्पताल है रायबरेली में, वहाँ पर ब्लड यूनिट के जो हेड थे वहाँ पर राघवेंद्र जी मेरे नामाराशी थे। उनका एक दिन मेरे पास फ़ोन आया और उस टाइम इम्यूनिटी का बड़ा झंझट था कि लोग परेशान थे कि इम्यूनिटी कम हो रही है, लोग ख़त्म हो रहे हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार राघवेंद्र, एक्सीडेंट होते हैं और अस्पताल में ब्लड खत्म हो रहा है, कोई डोनेट नहीं करना चाह रहा है। क्योंकि ब्लड डोनेशन से लोगों के बीच में ये भ्रांतियाँ थी कि हम ब्लड डोनेट करेंगे मेरी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। उस टाइम पे जब कोविड चल रहा था, मैंने अपने दोस्तों से बात की और दोस्तों ने कहा और मदद भी की मेरी। मैंने 28 यूनिट ब्लड, उसमें मैंने भी ब्लड डोनेट किया था। 28 यूनिट ब्लड फर्स्ट कोविड की वेव थी जब, उस पर मैंने डोनेट कराया। और आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास यही दोस्त मित्र यार हैं। उन्हीं की बदौलत रायबरेली जनपद में 4 सालों में 152 ज़रूरतमंदों को मैं ब्लड उपलब्ध करा पाया हूँ और आगे भी ऐसे ही किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी, प्रयास रहता है कि उसको ब्लड की वजह से किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि बिल्कुल अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं और स्वस्थ हैं तो ब्लड डोनेट करिए। आपके ब्लड डोनेशन से किसी एक व्यक्ति की जान बच सकती है। इसके अलावा मैं टाइम ले रहा हूँ आपका। बिल्कुल। बैसवारा सेवा संस्थान लगातार कैंप कराती आ रही है। 3.5 वर्षों में हमने करीब 14,000 वृद्धजनों के ऑपरेशन कराकर, मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराकर उनकी आंखों को रोशनी प्रदान की। जिसमें एक कैंप लगता है हमारा 3 तारीख को हरचंदपुर ब्लॉक में मेरे आवास पे, दूसरा कैंप लगता है 11 तारीख को डलमऊ ब्लॉक के एमजी गेस्ट हाउस में, तीसरा कैंप लगता है 12 तारीख को हमारी आरा मशीन है सताओं में, वहाँ पे सताओं ब्लॉक में, और चौथा कैंप लगता है गोवानामऊ में खीरो ब्लॉक में। और इन चारों कैंप के माध्यम से किसी से 1 रुपए का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। लगभग संख्या 14,000 से प्लस ही है। 14,000 से ऊपर ऑपरेशन बिना किसी 1 रुपए के चार्ज के हम लोगों ने करा लिया है। ये मैं अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उसमें टीम का भी बड़ा सहयोग रहा और सभी लोगों की मेहनत से आज 14,000 बुजुर्ग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं हम सबको। बिल्कुल। अगर आपको अगले 24 घंटे के लिए कोई बड़ा पद दिया जाए तो सबसे पहले आप बताइए वो पद कौन सा होगा और आप देश के लिए उस पद पे रहते हुए क्या बड़े काम करेंगे? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, परंतु प्रयास मेरा पहला ये रहेगा कि मैं सेवा भाव को हमेशा लेके चला हूँ जी। अगर वृद्धजनों के लिए और दिव्यांगों के लिए मैं कुछ कर पाया उन 24 घंटों में तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। बिल्कुल। भैया, राजनीति में आने से पहले क्या आपने कभी सोचा था कि हम राजनीति नहीं करने के बाद क्या करेंगे?
राजनीति से आने से पहले हर एक युवा की एक चाह होती है जी कि वो एक अच्छी सरकारी नौकरी करे, बिल्कुल। जिससे उसके परिवार का खर्चा चल सके। भैया और मैंने भी उसमें प्रयास किया, बिल्कुल, परंतु सफलता नहीं मिली। ऐसा कौन सा एग्जाम था भैया? मैंने एनडीए के भी एग्ज़ाम दिए हैं जी, मैंने एसएससी सीजीएल भी दिए हैं जी मैंने एग्ज़ाम दिए, मैं इलाहाबाद में रह के पढ़ा भी हूँ, परंतु असफलता मिली। जी जी भैया जानना चाहेंगे कि अगर आप इतिहास के किसी बड़ी हस्ती से मिलना चाहें तो वो कौन होगा, और आप उससे मिल के सबसे पहला भाव आपका क्या रहेगा? इतिहास के बड़ी हस्ती में तो मैं तो अपने अगर वैसे मिल नहीं सकता हूँ उनसे, पर मैं स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हूँ। ओके। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। अगर कभी हुआ तो मैं वो सोचता हूँ कि उनके सारे जो उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं उनको पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है भैया, अगर ऐसे आपको कोई 2 लाइन याद हो जो आप बोलना चाहें स्वामी विवेकानंद के बारे में? स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले जो आज सब युवाओं के लिए संदेश दिया था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक ना रुको। उन्होंने एक बार खुद जब गए थे अमेरिका के शिकागो में, तो शिकागो में उन्होंने जब अपना भाषण देना स्टार्ट किया तो लोग पीछे मुड़ गए कि ये भारत से आया, ये क्या बोलेगा। बिल्कुल। और उन्होंने अपने शब्दों से उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उनके शब्दों में वो तेज था, उनकी वाणी में इतना प्यार था कि लोग वहीं पे कदम रुक गए और उन्होंने उनको सुना। ये उनके नेतृत्व को दर्शाता है कि उन्हें अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस था कि जाते हुए लोगों को उन्होंने वापस करा लिया। बिल्कुल। भैया अगर जानना चाहेंगे कि पंचायत और संसद ज़्यादा मुश्किल किसका काम है? दोनों का मुश्किल है। संसद का अपना अलग कार्य है, पंचायत का अपना कार्य है, पर कोई भी कार्य सरल नहीं होता, सारे कार्य जटिल होते हैं। उसको जो क्रियान्वयन करता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसके इस कार्य को कितनी आसानी से कर सकते। बहुत सुंदर जवाब दिए भैया। भैया अगर आपको मौका मिले किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ चाय पीने का तो वो कौन होगा? अब हमारे तो नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी मैं मानता हूँ, उनके अलावा मैं किसी को सेलिब्रिटी मानता नहीं हूँ। जी भैया जानना चाहेंगे ऐसी कोई चीज़ जो राजनीति में बड़े बदलाव ला सकती है? युवाओं का प्रवेश। जिस दिन युवा आगे आया बिल्कुल राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। अगर आपको राजनीति के अलावा किसी और क्षेत्र में काम करना पड़े तो कौन सा क्षेत्र होगा आपके लिए? राजनीति के अलावा अगर कार्य करने के लिए कहा जाए तो मैं व्यवसाय में थोड़ा सा नहीं लायक हूँ, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। तो मैं सेवा भाव का ही कोई कार्य करूँगा, जैसे ओल्ड एज होम बना लूँ, बिल्कुल, या वृद्धाश्रम कोई सेवा कर लूँ। ये सब मुझसे हो पाएगा, क्योंकि व्यवसाय बहुत कठिन हो गया आज की डेट में और इतनी कठिनता से बोलना मेरे बस का नहीं है। आपके अनुसार सबसे अच्छा भारतीय नेता कौन है और क्यों है? मेरे अनुसार वर्तमान में या भूतकाल में? वर्तमान में तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके नेतृत्व की क्षमता संपूर्ण विश्व देख रहा है। आज भारत अपनी आधुनिकता में कितनी आगे जा चुका है, चाहे वो आप किसी भी रूप में ले लीजिए। आज अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री की कुर्सी सीट पीछे खींचते हैं, तो आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी जी कितना बड़ा और विस्तृत परिवार को लेकर रिप्रेजेंट करते हैं। भारत उनका परिवार है और मैं नरेंद्र मोदी जी को आदर्श मानता हूं। बिल्कुल। राघवेंद्र जी, पर्सनालिटी के लिए अगर कोई 3 वर्ड बताना चाहें जो आप अपनी पर्सनालिटी को डिपेंड करते हो? पर्सनालिटी क्या, सबसे पहले तो आपका आचार विचार और व्यवहार। वाह, क्या अगर ये अच्छा है तो पर्सनालिटी अपने आप डेवलप है। आप बहुत अच्छे कपड़े पहने और आपको बोलने का ढंग नहीं, आप किसी नीचे या गरीब व्यक्ति से आप अच्छे से नहीं बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि आपको वो कपड़े आपकी पर्सनालिटी को सूट करे। आपके अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? मैं अपने रायबरेली को सबसे अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हूँ, यहाँ की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ जी। मुझे रायबरेली बहुत प्यारा लगता है। युवाओं के लिए आप एक कोई ऐसी लाइन बताना चाहें जो युवाओं के लिए लाइफ चेंजिंग लाइन हो? लाइफ चेंजिंग मैं ये कहना चाहूँगा, आए हो निभाने किरदार इस जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। खूब आगे बढ़िए, सारे युवा भाइयों को संदेश है, खूब पढ़िए, अपने घर परिवार का नाम रोशन करिए। भैया एक वर्ड में आंसर चाहेंगे आपका जी, लोकसभा या विधानसभा? फिलहाल तैयारी चल रही है, जो मिलेगा, जनता का प्यार सब अच्छा है। गांधी जी या सरदार पटेल? दोनों हमारे महापुरुष हैं और दोनों का सम्मान है। चाय या कॉफ़ी? मैं चाय पसंद करता हूँ। इंस्टाग्राम या ट्विटर? इंस्टा में ज़्यादा यूज करता हूँ। पढ़ाई या राजनीति? फिलहाल तो राजनीति में हूँ, पढ़ाई भी मैं जब करनी थी मैंने की। गांव की राजनीति या शहर की राजनीति? मैं ग्रामीण अंचल की राजनीति कर रहा हूँ और जिला पंचायत का सदस्य हूँ, तो पंचायत ग्रामीण अंचल की। गरीब या अमीर?
फिलहाल गरीबों के बीच ज़्यादा रहता हूँ। नेटफ्लिक्स या न्यूज़ चैनल भैया? न्यूज़ चैनल में देखना पसंद करता हूँ। अकेले घूमना या दोस्तों के साथ पार्टी? हमेशा मैं दोस्तों के साथ ही रहा हूँ। मैं हॉस्टल में भी रहता था तो मैं अकेले खाना नहीं खाता था। ओके। या आज भी है, मैं बाहर हूँ या कहीं चल रहा हूँ तो मेरे साथ दोस्त रहते हैं। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि कोई किराए का कोई रहता है। मेरे पास सारे दोस्त यार ही चलते हैं मेरे साथ। और मैं कुछ भी खाता या पीता हूँ तो मैं सब में मिलजुल के बांट के खाता हूँ। तो मैं खाना भी अगर खाऊंगा तो दोस्तों के साथ ही पार्टी। बहुत सुंदर भैया। एक स्टोरी आपसे सुनना चाहेंगे कि कोई एक ऐसी इमोशनल स्टोरी जो आप किसी गरीब के साथ या किसी के साथ आप मिले हों तो आपको लगा हो कि इस आदमी के साथ मिलने पे एक भाव दिखा है, एक उसके अंदर एक इमोशंस दिखे हैं। वो कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई युवा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमारे जोहवा गांव पड़ता है जी। वहाँ के निवासी हैं छद्दू जी, जिनकी उम्र है लगभग करीब 46 वर्ष। 46 के ऊपर ही होंगे, कम नहीं है। और वो एक पैर से विकलांग है, दिव्यांग है। तो चुनाव के टाइम में उनसे मिला था, उनसे वोट मांगे थे। उन्होंने कहा था ठीक बेटा देखेंगे। और उसके बाद मैं चुनाव जीता तो वो मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे साइकिल चाहिए। मैंने उन्हें दिव्यांग वाली साइकिल दी। और आज करीब 3.5 वर्ष हो गया मुझे अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए। और उस व्यक्ति के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मेरा 3 तारीख को जो हरचंदपुर का कैंप लगता है मेरे घर पे, वो व्यक्ति विकलांग होने के बावजूद मैं रायबरेली से पहुँचता हूँ वहाँ पे 10 बजे और वो व्यक्ति 9 बजे पहुँच जाता है। और मैंने उससे कई बार कहा कि आप दिव्यांग हैं, आप क्यों आते हैं यहाँ पे, आप परेशान होते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं आपसे बड़ा प्रभावित, तो आप जनता के लिए इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा योगदान, बल्कि वो मेरे परिचय भी बनाते हैं। तो मैं बड़ा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मुझसे किसी प्रकार का कोई भी परिश्रम, मतलब कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं, आते हैं और वो हमारे कैंप में योगदान देते हैं और पैर से दिव्यांग भी हैं जी। तो ऐसे लोग जब मिलते हैं इस संसार में तो बड़ा अच्छा लगता है कि निस्वार्थ भाव से भी कोई आपके साथ खड़ा हो सकता है। बिल्कुल भैया। और वो मेरे क्षेत्र के हैं। मैं छद्दू जी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि करीब करीब उनके नेतृत्व में 70 से 80 कैंप करा चुका हूँ। बिल्कुल भैया। जानना चाहेंगे कि अभी मुझे कहीं से पता चला कि आप गरीबों के लिए योगी जी द्वारा कई पैसे, लाख 1.5 लाख ऐसे पैसे आप दिला चुके हैं। भैया इसके पीछे का क्या माइंडसेट रहा है और ये स्टार्ट आपने कैसे किया था? माइंडसेट इसके पीछे का ये रहा कि मैंने पहले समझा कि पैसा आता कैसे है, क्योंकि आज की डेट में चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल इतनी महंगी हो चुकी है। आप अगर अस्पताल चले गए तो उसके खर्चे उठाने बहुत कठिन होते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो क्षेत्र में बड़ा परेशान रहते थे। फिर मुझे जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री जी राहत कोष से राशि देते हैं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे ही लेटर हेड पे लगभग 3 करोड़ से ऊपर की धनराशि मैं क्षेत्र के, अपने रायबरेली जनपद के विभिन्न लोगों को दिला चुका हूं। विभिन्न बीमारियों से जो पीड़ित थे, किसी को 2 लाख, किसी को 2.5 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 1 लाख, जैसा जिस हिसाब से बीमारी थी। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के लेटर हेड पर आप लोगों को धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं, उनको फिर से एक नए जीवन दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा योगी जी को। बिल्कुल भैया। हमारे दर्शकों के लिए एक अंतिम कोई संदेश जो आप देना चाहे हमारे चैनल के माध्यम से, वो युवाओं के लिए भी हो सकता है, वो देश के लिए भी हो सकता है। आशुतोष जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपना चैनल बनाए हुए हैं। मैं तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि युवा हैं, इनको देखिए, इनको सुनिए, क्योंकि आजकल कई चीज़ें हैं सोशल मीडिया में वायरल हो जाती हैं। बड़े बड़े लोग स्टार बन गए हैं, जिनको बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं समझ में आता वो कैसे स्टार बन गए। बिल्कुल इतना पैसा कमा रहे हैं, या युवाओं के लिए उनके अंदर कुछ ऐसा नहीं दिखा कि जो युवा उनसे कुछ सीखे। और आशुतोष जी एक शिक्षित व्यक्ति हैं और अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के माध्यम से वो नई नई चीज़ें खोज के ला रहे हैं, आप सबके मध्य रख रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आशुतोष जी को ताकत दीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मानते हैं कि आपका विचार हमारे दर्शकों को अच्छा आएगा और देश के लिए भी आपका विचार जो है, और आप जो अभी युवाओं में एक नया चेहरा उभर रहा है, तो सभी भैया को सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए।